नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए सऊदी अरब पहुंचे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। वियतनाम में तूफान यागी से 14 लोगों की मौत, 3000 से अधिक इमारतें नष्ट। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में वर्तमान चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 3-0 से हराया। और पेरिस पैरालंपिक का भव्य समापन समारोह आज रात। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। क्राउन प्रिंस की ये पहली भारत यात्रा है। उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात के कई मंत्री और व्यापार शिष्टमंडल भी आया है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। श्री नाहयान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वे मंगलवार को मुंबई जाएंगे और एक व्यापार फोरम की बैठक में शामिल होंगे। हाल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, उद्योग, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सामरिक भागीदारी मजबूत हुई है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा नए और उभरते क्षेत्रों में भागीदारी के नए रास्ते खुलेंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। 2 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, जहां लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर मंगलवार को जर्मनी जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को स्विट्जरलैंड जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से भी वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर बल दिया गया है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। हमारी हजारों साल की विरासत का ये आधार है। आज के पावन दिन हमारी संस्कृति को नमन करते हुए हमें आज दृढ़ संकल्प करना कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू के रामबन जिले में एक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के कांग्रेस पार्टी के दावों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है उसे बहाल नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर बल दिया। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे कि टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को ये कहकर गुमराह कर रही है कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी तो आतंकवाद फिर बढ़ेगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा कि अगर उनकी सरकार नहीं होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तानाशाही तरीके से काम कर रहा होता। इस बीच प्रदेश भाजपा ने निर्वाचन आयोग से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नामांकन रद्द करने की मांग की है क्योंकि वे कश्मीर की जनता को धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड की भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। श्री चौहान ने रांची में कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सोरेन सरकार कई झूठे वायदे कर रही है और लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। हर योजना की घोषणा केवल वोट के लिए है, योजना का लाभ देने के लिए नहीं है। और मुख्यमंत्री ये सोच के ही कर रहे हैं कि देना तो कुछ है ही नहीं, 1 महीना है बस, केवल 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो भी बचे, जो मांगोगे वही मिलेगा। दिनों रात झूठी घोषणाएं किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा से त्यागपत्र देने और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में जनता का आक्रोश स्वाभाविक और गैर राजनीतिक है और वे पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं। श्री सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त और त्वरित कदम नहीं उठाए। इस बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि श्री सरकार के इस फैसले से यह स्पष्ट है कि सरकार के लोग ममता बनर्जी के असफल नेतृत्व का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की जनता का मुख्यमंत्री पर से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी पश्चिम बंगाल के भविष्य को अंधेरे की तरफ ले जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार नगर के पास मोहतरा गांव में आज दोपहर कुछ व्यक्ति एक तालाब में नहा रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए ये लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज बलौदाबाजार जिला अस्पताल में चल रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। बिहार में मगध एक्सप्रेस के डिब्बे अलग होने की घटना के 3 घंटे बाद बक्सर दानापुर रेलखंड की डाउन लाइन पर रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस की 2 बोगियों के बीच कपलिंग फेल होने के बाद 9 डिब्बे इंजन से अलग हो गए। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लखनऊ में एक इमारत के ढहने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बीच दुर्घटना में मृतकों की संख्या 8 हो गई है और 28 लोग घायल हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण सोमवार और मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। मोइरांग में कल बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत के बाद स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। एक मरीज में संदिग्ध रूप से मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। वो हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमित देश से लौटा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसे विशेष अस्पताल में पृथकवास में रखा गया है। रोगी की हालत फिलहाल स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के संक्रमित मरीजों से निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बना दबाव उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है और बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर तथा पश्चिम मध्य क्षेत्र में केंद्रित है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि दबाव के अगले 12 घंटों में पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बढ़ने और गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। और जैसे हम बार बार इससे चेतावनी दे चुके हैं कि जो समुद्र है, पर्टिकुलरली जो उत्तर पश्चिम बे ऑफ बंगाल है और जो वेस्ट सेंट्रल पश्चिम केंद्रीय है बे ऑफ बंगाल, तो उसमें सारा फिशरमैन न जाने के लिए मना है। और उसी के साथ साथ जो विंड स्पीड है वो भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर हो सकता है, गस्टिंग भी जा सकता है। और मेनली जो हेवी रेनफॉल का जो वार्निंग है, मेनली जो कोस्टल आंध्र प्रदेश इलाका है जैसे विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये सब जगह में हेवी से वेरी हेवी रेन होगा।
इस बीच आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इन जिलों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रेमासनी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनको नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। श्री चंद्रशेखर ने किसानों के लिए अतिरिक्त राहत पैकेज का भी वायदा किया। उन्होंने जल निकासी प्रणाली की युद्ध स्तर पर सफाई, आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को आश्वासन दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने खम्मम जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य आपदा प्रबंधन कोष में उपलब्ध 1,345 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करने की सलाह दी। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस के सभी विधायक, सांसद, नगर निगम अध्यक्ष और सरकार के सलाहकारों ने बाढ़ राहत गतिविधियों के लिए अपने 2 महीने के वेतन का योगदान करने का फैसला किया है। वियतनाम में कल तूफान यागी के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 176 घायल हो गए। मौसम विभाग ने तूफान की तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई है और बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। हाल के दशक में वियतनाम में यह सबसे भीषण तूफान है। तूफान के कारण उत्तरी वियतनाम में 30 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों का भव्य समापन समारोह आज रात 11:30 बजे स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीति पॉल भारतीय ध्वजवाहक होंगे। आज पूजा ओझा कैनोइंग स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। इसी के साथ खेलों में भारतीय अभियान ऐतिहासिक 29 पदकों के साथ समाप्त हुआ। पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा। एक रिपोर्ट। शूटिंग में अवनी लेखरा और भाला फेंक में सुमित अंतिल अपना स्वर्णिम प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहे। वहीं बैडमिंटन में नितेश कुमार, क्लब थ्रो में धर्मवीर, ऊंची कूद में प्रवीण कुमार, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह और भाला फेंक में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीते। भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए। वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते। जूडो में पहली बार कपिल परमार ने पदक हासिल किया। मनीषा रामदास बैडमिंटन में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी और प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तीरंदाजी में राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। वहीं तीरंदाजी में ही हरविंदर सिंह ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने चीन को 3-0 से हरा दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए सऊदी अरब पहुंचे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज और पेरिस पैरालंपिक का भव्य समापन समारोह आज रात। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।